लैग करे तो बताना बीच में, ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग वर्ल्ड दो प्रोसेस से होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और दूसरा फास्फोराइलेशन डिफास्फोराइलेशन। लास्ट क्लास में हमने जो सीखा कि लिविंग सिस्टम में कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस से लिविंग सिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो होता है। आज मैं आपको, अच्छा, उसका कंक्लूजन क्या था कि ऑक्सीडेशन में एनर्जी रिलीज होती है और रिडक्शन में एनर्जी कंजर्व होती है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि फास्फोराइलेशन और डिफास्फोराइलेशन प्रोसेस से कैसे एनर्जी का फ्लो होता है। देखो, ये आज और कल का क्लास मिला के मैं वो बेसिक कंसेप्ट्स आपके सामने क्लियर कर रहा हूं, और वो एंजाइम भी जो मैंने पढ़ाया है जो पूरी प्लांट फिजियोलॉजी को कंसेप्चुअल बनाती है। अदरवाइज प्लांट फिजियोलॉजी और भी टीचर्स पढ़ाते हैं, आपने भी पढ़ा होगा पहले, मगर इस बार मैं आपको गारंटी देता हूँ जब आप पूरी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लोगे ना, आपके तन बदन में आग लग जाएगा, आप हिल जाओगे। इसको प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं क्या? मतलब आप हिल जाओगे एक समय के लिए, मतलब जब चैप्टर खत्म होगा ना, आप मतलब डोल जाओगे, अरे ये क्या है, ये प्लांट फिजियो है क्या? आप कहोगे फिर इतने दिन हमने पढ़ा वो क्या था? ठीक है, तो उसके लिए, ऐसी चीजों के लिए जब कोई बड़ा काम करना होता है ना, उसके लिए कुछ बेसिक्स तैयार करना होता है। तो वही मैं कर रहा हूँ पिछले एक सप्ताह से। पहले मैंने 4-5 लेक्चर लगा के एंजाइम पढ़ाया और अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इससे सवाल नहीं आता। पहली बात तो सवाल भी आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलेगा, मगर ये वो चीज है जो आपको आगे वाले चैप्टर्स में एकदम एकदम हीरो बना देगा, ठीक है। तो समझिए कि फ्लो ऑफ एनर्जी फास्फोराइलेशन और डिफास्फोराइलेशन प्रोसेस से कैसे होता है। फास्फोराइलेशन प्रोसेस का मतलब होता है फॉस्फेट बॉन्ड का बनना। फॉस्फेट बॉन्ड का मतलब होता है पीएच बॉन्ड, फॉस्फेट बॉन्ड का बनना। और डिफास्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट बॉन्ड का टूटना, मतलब यहाँ पे बॉन्ड का सिंथेसिस हो रहा है और यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है। फिर से वही बात मैं कहूंगा, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आप देखते थे, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन निकलता था, रिडक्शन में हाइड्रोजन एंटर करता था किसी भी मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड में, और कंक्लूजन था कि ऑक्सीडेशन में एनर्जी रिलीज होती है और रिडक्शन में एनर्जी कंजर्व होती है। ठीक उसी प्रकार से फास्फोराइलेशन प्रोसेस के दौरान चूंकि बॉन्ड का सिंथेसिस हो रहा है, तो फास्फोराइलेशन प्रोसेस के दौरान फॉस्फेट बॉन्ड के अंदर एनर्जी कंजर्व होगी। क्या होगी? एनर्जी कंजर्व होगी। और डिफास्फोराइलेशन प्रोसेस के दौरान चूंकि बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है, तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी। तो ये कंसेप्ट ठूस लीजिए भेजे में। फास्फोराइलेशन के दौरान भी एनर्जी, अरे उल्टा लिख, हाँ ठीक, तो एनर्जी कंजर्व होगी, और ऑक्सीडेशन के दौरान भी एनर्जी, सॉरी, रिडक्शन के दौरान भी एनर्जी कंजर्व होगी। डिफास्फोराइलेशन के दौरान भी एनर्जी रिलीज होगी और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान भी एनर्जी रिलीज होगी। जो मैं ये फॉस्फेट बॉन्ड बनने की बात कर रहा हूँ, दुनिया के कई सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फेट बॉन्ड है, मगर हमारी बायोलॉजी में जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है वो किस कंपाउंड, किस मॉलिक्यूल्स में है फॉस्फेट बॉन्ड जो एनर्जी स्टोर करने का काम करता है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, वो मॉलिक्यूल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको आप कहते हो एटीपी। एटीपी का डिटेल स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में करा रखा है। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन एक प्रकार का क्या है? नाइट्रोजनस बेस है, आपको पता है। और ये एडिनोसिन यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट के साथ बेसिकली मिलके मोनोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर रहा है, मगर ट्राइफॉस्फेट मोनोन्यूक्लियोटाइड का ओवरऑल ये फॉर्मेशन करता है। एडिनोसिन मैंने बोला है क्योंकि उसके साथ फिर वो शुगर वगैरह भी अटैच्ड है। ओवरऑल ये एडिनोसिन 3 फॉस्फेट के साथ अटैच्ड स्ट्रक्चर है, माना। अब सवाल ये है कि सर एक एटीपी में फॉस्फेट 3 है, ट्राइफॉस्फेट, तो आप दिमाग लगा के बताओ कि एक एटीपी में कितने फॉस्फेट बॉन्ड होंगे? कोई बच्चा बता सकता है क्या? एक एटीपी में कितने फॉस्फेट बॉन्ड होंगे? हाउ मेनी फॉस्फेट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी? 3 होगा। 3। चलो, ये जवाब सही है, 3 होगा। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी जब बनता है, आपको मैं बता दूं, एडिनोसिन के साथ एक फॉस्फेट डायरेक्ट, फिर अगला फॉस्फेट उससे, अगला फॉस्फेट उससे, ये एक फॉस्फेट बॉन्ड, ये दूसरा फॉस्फेट बॉन्ड, और ये तीसरा फॉस्फेट बॉन्ड। बच्चों मैं आपको बता दूं, इस 3 फॉस्फेट बॉन्ड में ये वाला फॉस्फेट बॉन्ड नॉर्मल है,
लेकिन ये वाला फॉस्फेट बॉन्ड और ये वाला फॉस्फेट बॉन्ड ऐसा फॉस्फेट बॉन्ड है जिसको ब्रेक करने से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। इसीलिए इस दोनों फॉस्फेट बॉन्ड को हम कहते हैं हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। क्यों कहा हमने हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड? क्योंकि इनके ब्रेकेज से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए अभी तक आपने पूरी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जहां पे भी एटीपी को एज ए एनर्जी सोर्स यूज कराया है, आपने देखा होगा कि एटीपी को तोड़ के आपने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाला उससे एक, और एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में, और एडीपी में कन्वर्ट होने के बाद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो गया और इस दौरान एनर्जी रिलीज हुई। एक्चुअल में ये वाला फॉस्फेट बॉन्ड टूटा, सबसे बड़ा वाला हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। कई जगह आपने ये देखा होगा, और नहीं देखा हो तो आपको मैं दिखाऊंगा भी सही, डोंट वरी, प्लांट फिजियो में दिखाऊंगा कि अगेन ये एडीपी भी एनर्जी सोर्स की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इनके पास भी अभी एक फॉस्फेट बॉन्ड है हाई एनर्जी बॉन्ड, तो ये भी टूट सकता है और ये भी एनर्जी दे सकता है। देन इसको तोड़ने से उतना अमाउंट ऑफ, ये नॉर्मल फॉस्फेट बॉन्ड है, इसको तोड़ने से उतना एनर्जी रिलीज नहीं होने वाली है। इसीलिए जब ये टूट के एनर्जी दे दिया तो एएमपी बनेगा, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा, एक ही फॉस्फेट बचेगा उसमें, उसको ब्रेक करके एनर्जी पर्पस के लिए कोई भी सेल यूटिलाइज नहीं करता, इसीलिए एएमपी को एनर्जी सोर्स नहीं मानते हैं। मेजर एनर्जी सोर्स के तौर पर एटीपी ही एक्ट करता है। कई जगह पर एडीपी भी एनर्जी सोर्स की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन उसमें उतना एनर्जी स्टोर नहीं है जितना एटीपी में, क्योंकि एटीपी में दो हाई एनर्जी बॉन्ड है। कंक्लूजन्स ये है, मुद्दे की बात ये है कि जब एडीपी में इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़ा जाएगा तो बनेगा एटीपी। एटीपी का सिंथेसिस होगा, प्रोसेस कराएगा फास्फोराइलेशन, प्रोसेस कराएगा फास्फोराइलेशन। जब एटीपी को तोड़ा जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज होगा, एडीपी रिलीज होगा, प्रोसेस कराएगा डीफास्फोराइलेशन। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होगी, वो एनर्जी मैकेनिकल वर्क को परफॉर्म करने में यूज कर लिया जाएगा, मतलब वो एनर्जी किसी न किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूटिलाइज कर लिया जाएगा। इसीलिए एटीपी को तोड़ा भी गया है। वो तो बात समझ कि रिलीज एनर्जी कहां जाएगी, या तो हीट के फॉर्म में रिलीज होगी या तो कोई मैकेनिकल वर्क हो जाएगा। सवाल ये है कि इस दौरान जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एडीपी के साथ जोड़ने के लिए, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होगी। सवाल है वो एनर्जी आया कहां से, तो बता सकता है? फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के दौरान एनर्जी एटीपी में कंजर्व होगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एडीपी के साथ जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। मेरा सवाल है वो एनर्जी आया कहां से? आपका तन बदन में आग लगना शुरू हो गया होगा, सुलग रहा होगा कि हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं, एटीपी बनाते चले गए और पढ़ते चले गए एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, पता ही नहीं लगा आज तक एटीपी में एनर्जी कहां से आया। क्या राजश्री, पढ़े तो पहले भी वो फोटोसिंथेसिस प्लांट फिजियो, सोचा कभी एटीपी में एनर्जी कहां से आया? नो सर। हाँ, बचपन से रट रहे हैं कि एटीपी इज एनर्जी करेंसी, एटीपी इज एनर्जी करेंसी। यार ठीक है यार, एनर्जी करेंसी होता है, बच्चों को पता है। इस एटीपी में एनर्जी कहां से आया? और सुन लो कान खोल के, इस एटीपी में एनर्जी 3 जगह से आ सकता है। चूंकि इस एटीपी में एनर्जी 3 जगह से आ सकता है, इसीलिए फास्फोराइलेशन 3 प्रकार का हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ फास्फोराइलेशन। कान खोल के सुन लो, आज के बाद नींद में भी कोई उठा के पूछ दे कि एटीपी में एनर्जी कहां से आई, तो कह देना 3 जगह से आ सकती है। फाइनली, एक तो सोलर लाइट, कैसे तो मैं भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी, मैं भी बताऊंगा। एक तो सोलर लाइट से आ सकती है, दूसरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में रिलीज होने वाली एनर्जी, भूल गए क्या कल बताया था मैंने कि उसमें जो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, बाकी तो इलेक्ट्रॉन फिर दूसरे एटम में कंजर्व हो जाएगी एनर्जी को लेके, जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑक्सीडेशन के दौरान रिलीज होकर फ्री हो रही है, फिर एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी भी फास्फोराइलेशन प्रोसेस के लिए यूज की जा सकती है। डिटेल में लूंगा। इसके अलावा बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कुछ ऐसे सबस्ट्रेट पाए गए हैं जो ब्रेक होके डायरेक्टली एनर्जी रिलीज करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फास्फोराइलेशन। यानी कि
एटीपी में जो एनर्जी कंजर्व हुई है फास्फोराइलेशन प्रोसेस के दौरान, अल्टीमेटली वो एनर्जी या तो सोलर लाइट से आया होगा, या तो वो एनर्जी ऑक्सीडेशन प्रोसेस से आया होगा, किसी न किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ होगा, या तो वो एनर्जी किसी न किसी सबस्ट्रेट से डायरेक्टली आया होगा। और इसीलिए फास्फोराइलेशन पूरी लिविंग वर्ल्ड में फास्फोराइलेशन 3 ही प्रकार का हो सकता है। मतलब एटीपी का सिंथेसिस 3 ही तरीके से हो सकता है। अगर फास्फोराइलेशन के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर लाइट है, तो ऐसे फास्फोराइलेशन को हम लोग कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। बोलो क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो मतलब लाइट। खुद चिक चिक के प्रोसेस चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे फास्फोराइलेशन के लिए एनर्जी लाइट ने दिया है, फोटो ने दिया है। फोटोफॉस्फोराइलेशन। आप पढ़ क्या लिया आपको पता है आज तक? क्या आपने फोटोफॉस्फोराइलेशन वर्ड नहीं पढ़ा एनसीईआरटी में? आपको पता भी आप पढ़ क्या लिया आज तक? वो फोटो क्या कहता था पता है आपको? वो फोटो ये कहता था कि फोटोफॉस्फोराइलेशन में एनर्जी में फोटो देता हूं, मैं लाइट हुई हूं जो एनर्जी देता हूं। और सुनो, वो भी आपने पढ़ा है, सुनो तो सही यार, सुनो तो सही। दूसरा प्रोसेस है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से रिलीज होने वाली एनर्जी भी फास्फोराइलेशन प्रोसेस में यूज हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ फास्फोराइलेशन के प्रोसेस में, तो ऐसे फास्फोराइलेशन को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। पढ़ा नहीं क्या एनसीईआरटी में ये वर्ड, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन? पता भी था आपको? आपने पढ़ा क्या? ऑक्सीडेटिव वहां क्या कहता था पता था आपको? वो ये कहता था कि इस फास्फोराइलेशन प्रोसेस के लिए एनर्जी ऑक्सीडेशन प्रोसेस से आई है, और वो ऑक्सीडेशन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हुआ है फाइनली। अभी मैं दिखाऊंगा, सही एग्जांपल से दिखाऊंगा, डोंट वरी। देन थर्ड प्रोसेस है कि थर्ड ऑप्शन है एटीपी सिंथेसिस के लिए कि कोई सबस्ट्रेट डायरेक्टली टूट के एनर्जी निकाल देता है, और वो एनर्जी फास्फोराइलेशन में यूज हो जाती है। और ऐसे फास्फोराइलेशन को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। और ये भी आपने पढ़ा है, और मैं दावे के साथ कहता हूं ये तीनों वर्ड एनसीईआरटी में लिखा है। इस तीनों वर्ड को आपने जब भी एनसीईआरटी में इससे पहले पढ़ा, उसका एक्चुअल मतलब आपने आज तक कभी नहीं निकाला कि उसका एक्चुअल मतलब है क्या, क्योंकि उसके एक्चुअल मतलब पहले ही वर्ड में छुपा हुआ है, फोटो, ऑक्सीडेटिव और सबस्ट्रेट लेवल। बाकी ये तो वर्ड सभी में कॉमन है ना, फास्फोराइलेशन वर्ड तो कॉमन है ना, क्योंकि उसका एक्चुअल मतलब फोटो में छुपा है, ऑक्सीडेटिव में छुपा है और सबस्ट्रेट लेवल में छुपा है। चौथा कोई तरीका है ही नहीं लिविंग वर्ल्ड में कि एटीपी बने। चौथा कोई तरीका नहीं। और मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र और देता हूं, सुन लो, पूरी बायोलॉजी में काम आएगा। एटीपी का स्टोरेज कभी नहीं होता है। जो लोग ये कहते हैं ना एटीपी स्टोर होता है, झूठ बोलते हैं वो लोग। एटीपी का स्टोरेज कभी नहीं होता है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि रेड्यूस्ड कोएंजाइम का भी स्टोरेज नहीं होता है। एटीपी और रेड्यूस्ड कोएंजाइम की जब जरूरत पड़ती है तब उसको बनाया जाता है, और बना के उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि बनते ही उसका इस्तेमाल होना है। तो आप कहोगे कि एक बात बताइए सर, जब एटीपी बनाया, उसमें एनर्जी कंजर्व किया, उस एटीपी को स्टोर नहीं करना था, तोड़ के एनर्जी निकालना ही सही था, तो ये प्रोसेस में काहे के लिए दिमाग लगा रहे हैं फालतूआ? डायरेक्टली सोलर लाइट को यूटिलाइज कर लेते वर्क डन के लिए, ऑक्सीडेशन से निकलने वाली एनर्जी को वर्क डन में यूज कर लेते, सबस्ट्रेट से निकलने वाली एनर्जी को वर्क डन में यूज कर लेते। नहीं कर सकते हैं, तभी तो ये प्रोसेस चलाया। अरे यार, नहीं कर सकते तभी तो ये प्रोसेस चलाया। क्यों नहीं कर सकते हैं? इन सभी की इंटेंसिटी, इन सभी की जो एंट्री प्रोसेस है अलग अलग है। ऑक्सीडेशन में रिलीज होने वाली एनर्जी सेल डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती है। सबस्ट्रेट डायरेक्टली ब्रेक होके कभी भी सेल को एनर्जी नहीं दे सकता कि आप मेरी एनर्जी यूटिलाइज करो वर्क डन के लिए। सोलर लाइट ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली कभी भी यूटिलाइज नहीं कर सकता जिस पर्पस के लिए वो एटीपी को यूटिलाइज करता है। दैट्स व्हाई एटीपी सिंथेसिस इज एसेंशियल। दैट्स व्हाई फास्फोराइलेशन प्रोसेस इज एसेंशियल। इसका मतलब जब जब हमें डीफॉस्फोराइलेशन कराना है, तब तब होगा फास्फोराइलेशन। ऐसा नहीं होता है कि डब्बा का डब्बा बना के एनर्जी को स्टोर करके रख रहे हैं एटीपी को, ऐसा नहीं होता है। ठीक। दूसरा बात,
आप कहोगे सर एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस के लिए एंजाइम चाहिए एटीपी सिंथेज। बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। एटीपी सिंथेसिस के लिए एटीपी सिंथेज चाहिए। बच्चों मैं जो ये कह रहा हूं कि एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस के लिए एटीपी सिंथेज एंजाइम चाहिए, ये बात केवल और केवल फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए सही है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में एटीपी सिंथेज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एक कपल्ड रिएक्शन है। कैसे है अभी मैं दिखाऊंगा सही। उसमें एटीपी सिंथेज एंजाइम की जरूरत नहीं है, उसमें सबस्ट्रेट को ब्रेक करने वाले एंजाइम की जरूरत है, जो सबस्ट्रेट टूट के एनर्जी देगा, उसको ब्रेक करने वाले एंजाइम की जरूरत है। अदरवाइज फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एटीपी सिंथेसिस के लिए एटीपी सिंथेज एंजाइम की जरूरत है, जिसको आप डायरेक्टली एटीपीएच भी कहते हो। ठीक है साहब, यानी कि आज के बाद आपको रियल में ये पता चला कि फॉस्फोराइलेशन 3 प्रकार का, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को ही निपटा देते हैं। अच्छा, पहले इन तीनों की बात कर लें कि कौन कहां चलेगा, ये तो भूल ही गया। सुनो, फोटोफॉस्फोराइलेशन नाम से पता चल रहा है केवल वही चल सकता है जहां सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी हो, और ये टेंडेंसी केवल और केवल दुनिया के फोटोसिंथेटिक सेल को ही एक कैपेसिटी है, ये कैपेबिलिटी है। क्योंकि फोटोसिंथेटिक सेल के पास होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के पास टेंडेंसी होता है सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करके अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराने की। ये डिटेल मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। इसका मतलब फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस केवल और केवल फोटोसिंथेटिक सेल में चलता है। अगर वो यूकैरियोट्स है, अगर वो यूकैरियोट्स है, तो ये प्रोसेस सेल के क्लोरोप्लास्ट के थालेक्वाइड मेम्ब्रेन पर चल रहा होगा। कहां चल रहा होगा? अब जिसको भाई क्लोरोप्लास्ट नहीं पता है तो जाके सेल का स्ट्रक्चर पढ़ो, पढ़ा रखा हूं मैं। अगर वो सेल यूकैरियोटिक है तो सेल के क्लोरोप्लास्ट के थालेक्वाइड मेम्ब्रेन पर होगा। ठीक है, अगर वो सेल प्रोकैरियोट्स है तो प्रोकैरियोट्स में पिगमेंट का ग्रुप होता है जिसको कहते हैं क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। प्रोकैरियोट्स में क्रोमेटोफोर बेसिकली ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो अगर ये प्रोसेस, अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस कहां चलता है, दुनिया के ओनली फोटोसिंथेटिक सेल में, वो फोटोसिंथेटिक सेल अगर प्रोकैरियोट्स का है तो प्रोकैरियोट्स के सेल के अंदर क्रोमेटोफोर पे वो प्रोसेस चलेगा, और अगर वो फोटोसिंथेटिक सेल यूकैरियोट्स का है तो उसके सेल के क्लोरोप्लास्ट के थालेक्वाइड मेम्ब्रेन पर चलेगा। और दोनों ही जगह फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। हाँ, उन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, वो हम देखेंगे आगे, डोंट वरी। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ क्या है, ऑक्सीडेशन से रिलीज होने वाली एनर्जी फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस को चलाएगी। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ये प्रोसेस दुनिया के नॉन फोटोसिंथेटिक सेल में तो चलता ही है, और ये प्रोसेस फोटोसिंथेटिक सेल में भी चलता है। ज्यादातर स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि फोटोसिंथेटिक सेल में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चलाने की क्या जरूरत है, जब वो फोटोफॉस्फोराइलेशन चला ही रहा है। और अब ये डाउट आप में से भी कई को आ गया कि जब वो फोटोफॉस्फोराइलेशन चला ही रहा है तो उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चलाने की क्या जरूरत है। मैं आपको बता ही देना चाहता हूं, फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस फोटोसिंथेटिक सेल में केवल और केवल फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के दौरान ही चलेगी, सनलाइट की अवेलेबिलिटी में ही चलेगी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दुनिया के हर लिविंग सेल के लिए जरूरी है। ठूस लो भेजे में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दुनिया के हर लिविंग सेल के लिए जरूरी है, चाहे वो फोटोसिंथेटिक, चाहे वो नॉन फोटोसिंथेटिक, चाहे वो प्रोकैरियोट, चाहे हो यूकैरियोट, चाहे हो यूनिसेलुलर,
चाहे वो मल्टी सेल्यूलर। हाँ, सब में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का लेवल अलग अलग है। और मैं आपको और बता देता हूँ, जो हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की चर्चा करते हैं, हम लोग यहाँ पर मेनली यूकैरियोट्स की चर्चा करते हैं और मेनली हम लोग एरोबिक ऑर्गेनिज्म की चर्चा करते हैं, जहां पर फाइनली जो ये ऑक्सीडेशन हुआ है उससे जो एनर्जी रिलीज हुई है, लेकिन ऑक्सीडेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन भी रिलीज हुआ है। हाँ, वो सच बात है कि उससे रिलीज होने वाली कुछ एनर्जी से फोटोफॉस्फोराइलेशन, सॉरी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपने करा लिया, बट व्हाट अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन? फाइनली इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को O2 एक्सेप्ट कर लेता है और फाइनली मेटाबॉलिक वाटर बन जाता है। मींस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को ऑक्सीडेटिव इसलिए नहीं बोला है कि लास्ट में ऑक्सीजन यूज हो रहा है, बकवास। सेकेंडरी रीजन ये है, प्राइमरी रीजन इज दैट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसलिए बोला है क्योंकि फॉस्फोराइलेशन में जो एनर्जी चाहिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से आई है, और आप जानते हैं ऑक्सीडेशन एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी फॉस्फोराइलेशन के दौरान एटीपी में कंजर्व होती है। हाँ, ये बात हमें और बात करनी पड़ेगी कि जो ऑक्सीडेशन के दौरान हाइड्रोजन रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज हुआ, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज हुआ है फाइनली उसको O2 एक्सेप्ट करता है और ये काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस। बोलो, ये तो हुआ उसका। अब बात करते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन दो जगह तो ग्लाइकोलाइसिस में चलता है, एक बार क्रेव साइकिल में चलता है। क्रेव साइकिल का मारो गोली क्योंकि केवल एरोबिक में। ग्लाइकोलाइसिस में जो दो बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है दुनिया के सारे सेल में होता है, सारे लिविंग सेल में होता है, यानी कि ये भी नॉन फोटोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक सेल दोनों में होता है। यानी कि आज से आपको कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर कि फोटोफॉस्फोराइलेशन केवल फोटोसिंथेटिक सेल में होगा, प्रोकैरियोट्स का है तो क्रोमेटोफोर पे, यूकैरियोट्स का है तो थैलेकोइड में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हर उस जगह होगा जहां पर ऑक्सीजन एज अ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रहा है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी दुनिया के हर सेल में होता है, एटलीस्ट ग्लाइकोलाइसिस वाले तो हर सेल में होता है। अब इन अच्छा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को मैं समझा भी देता हूं, दोनों एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस वाले। ग्लाइकोलाइसिस में भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक स्टेप आता है रिएक्शन का जहां पर 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 बाई पीजीए कन्वर्ट हो जाता है 3 पीजीए में, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। इस दौरान जो भी एंजाइम होता है वो एंजाइम डिफॉस्फोराइलेशन कराने वाला एंजाइम होता है, वो एंजाइम इससे एक फास्फेट ग्रुप निकालता है जो इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के फर्स्ट नंबर पर है। यहां से फॉस्फेट ग्रुप निकाल के वो एडीपी को दे देता है और एडीपी बेचारा एटीपी बन जाता है। क्या बन जाता है? एडीपी एटीपी बन जाता है। और यहाँ पे जो एंजाइम है उसको आप डीफॉस्फोराइलेज एंजाइम कह सकते हैं, और वो एंजाइम की प्रेजेंस में एडीपी का हुआ है फॉस्फोराइलेशन और 1,3 बाई पीजे का हुआ डीफॉस्फोराइलेशन। बोलो, एडीपी का हुआ है फॉस्फोराइलेशन तो बना है एटीपी, 1,3 बाई पीजे का हुआ है डीफॉस्फोराइलेशन तो बना है 3 पीजे। और ये प्रोसेस, ये जो स्टेप मैंने लिखा है, ये स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का एक स्टेप रिएक्शन। और सुन लो, एक स्टेप आता है जहां बनता है पीपी, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ठीक है, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड या फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कन्वर्ट होता है पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट में। ठीक है, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड कन्वर्ट होता है पाइरुविक एसिड में, या फिर बोलो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में। इस दौरान भी डीफॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है और वो इससे एक फास्फेट, फॉस्फोइनोल है ना, तो उससे एक फास्फेट को निकाल के एडीपी को दे देता है। एडीपी का हो जाता है फॉस्फोराइलेशन तो बन जाता है एटीपी, और फॉस्फोइनोल का हो जाता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का हो जाता है डीफॉस्फोराइलेशन तो बन जाता है पाइरुवेट या पोलोपाइरुविक एसिड। और बच्चों ये दोनों ही रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस का है जो दुनिया के हर लिविंग सेल में होता है, एरोबिक एनारोबिक कोई भी हो, सब में होता है।
हाँ, एक सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन क्रेब्स साइकिल में भी होता है। क्वेश्चन इज दैट कि इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्यों बोला है, क्योंकि यहां पर इस एडीपी के फास्फोराइलेशन के लिए एनर्जी सबस्ट्रेट ने ही दिया है, रिएक्शन के सबस्ट्रेट ने ही दिया है, और वो सबस्ट्रेट 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो सकता है, या वो सबस्ट्रेट फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड या फॉस्फोइनोल पायरुवेट हो सकता है। कितने बच्चों को समझ में आ गया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन तक की कहानी? जल्दी बोलो। ये सारी रिएक्शन फिर से आएगी। अभी तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं वो केवल मुझे पता है, आपको कुछ पता नहीं है। आप अभी नादान हो, आपको कुछ पता ही नहीं है। आपने आज तक प्लांट फिजियो को रटा है, आपको ज्ञान ही नहीं है, आपका काटा गया है। यहाँ देखो, ये सारी बातें आप पढ़ लेना, ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है, अभी बताया जस्ट। ये सारी बातें भी आप पढ़ लो एक बार, ठीक है, ये सारी बातें भी पढ़ लो, अभी जस्ट मैंने बोला है, ठीक है। अच्छा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मैंने क्या बोला, ग्लाइकोलाइसिस तो दुनिया का लिविंग सेल में होता है, और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। और जो माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी क्रेब्स साइकिल वाला पार्ट बोला एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, वो होता है मैट्रिक्स में। तो क्रेब्स साइकिल जब पढ़ाएंगे तब भी आ जाएगा बात, ठीक है। और वो दुनिया के हर लिविंग सेल में होता है, कौन, ग्लाइकोलाइसिस वाला पार्ट। हाँ, क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, क्रेब्स साइकिल केवल यूकैरियोटिक में होता है, और वो भी क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। सारी बातें फिर से आएगी। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो यहाँ पे डीफॉस्फोराइलेज एंजाइम है उसका नाम है ट्रांसफॉस्फोराइलेज, और यहाँ पे जो डीफॉस्फोराइलेज एंजाइम है उसका नाम है पायरुविक एसिड काइनेज। एक बात बताइए, क्या आप ये जो डीफॉस्फोराइलेज एंजाइम जिसका नाम आप यहाँ पर बता रहे हैं ट्रांसफॉस्फोराइलेज, या फिर यहाँ बता रहे हैं पायरुविक एसिड काइनेज, क्या आपको कुछ बात याद आ रहा है? फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर, फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर, जो बच्चे एंजाइम पढ़ेंगे उनको याद आ गया होगा, जिनको एंजाइम पढ़ाया था। फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर, ट्रांस या वर्ड आते हैं क्या बोला था मैंने, किसी का ट्रांसफर करेगा, किसका ट्रांसफर कर रहा है, फास्फेट का। और अगर लास्ट में वर्ड आ गया काइनेज, तो काइनेज तो बोलते ही कंफर्म हो गया कि वो फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करेगा, कहां से कहां, तो देख लो। और ये दोनों रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस की है, आप देख लो। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने आपको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन तक ऑलरेडी बता दिया, यानी कि ये वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया। अब इन दोनों के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा अभी अगले मीटिंग में, अगले मीटिंग में डिटेल में बताऊंगा। आप क्या करो, यहाँ तक की सारी बातें एक बार पढ़ लो, हड़बड़ करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। अगर यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अतिक, नो सर। राजेश्वरी, No, sir. रिवा, नो सर। सृष्टि, नो सर। चलिए यहाँ तक पढ़िए, फिर मिलते हैं अगले मीटिंग में।